आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लंका में माशी बहरान के साथ ही सियासी बहरान भी खड़ा हो गया है। नाराज अवाम लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इस बीच सदर गोटाबाया राजपक्षे ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन कोलंबो में मौजूद हैं। सवाल यही उठ रहा है कि श्रीलंका में जो माशी बहरान शुरू हुआ था, ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, या आखिर श्रीलंका की ये हालात सुधरेंगे किस तरह से। 70 साल की तारीख में अपने बदतरीन दौर से श्रीलंका इस वक्त गुजर रहा है। पड़ोसी मुल्कों पर, खासतौर से हिंदुस्तान जो श्रीलंका का पड़ोसी मुल्क है, उस पर किस तरह के हालात एक तरह से मुरतब होंगे जो लंका में हालात हैं, और इसके अलावा ये माशी बहरान खत्म कैसे होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर अजिताब जी हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अखलाक आहन साहब हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपसे हम डिफेंस से मुतालिक जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ एक और खास मेहमान मिताली निकोरे जी हैं जो कि माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अजिताब जी, सर आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा कि श्रीलंका में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अब आप देखिए कि जहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो पॉलिटिकल क्राइसिस में एक तरह से बदल गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीलंका हमारा इतना क्लोज नेबर है और वहां ये स्थिति पैदा हो गई पिछले 70 सालों में। जैसा आपने सही कहा कि पहली बार श्रीलंका पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, और इसका समाधान इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां के जो खास करके राजपक्षे फैमिली जो है उनको बहुत बड़ा इसके लिए डिस्क्रेडिट दिया जा रहा है। वहां के लोग, वहां के इकोनॉमिस्ट और सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि उनकी वजह से, उस फैमिली की वजह से 2009 में जो एलटीटी का खात्मा किया इन्होंने, उसके बाद से जो एक तरह से डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ इनका जो रूल रहा, उससे यहाँ की इकोनॉमी में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए इन्होंने जो कि आम जनता के हित में नहीं था। और वो सारी चीजें, पहले तो आर्थिक दुर्दशा हुई, उसको इन्होंने थामने का नाम नहीं लिया। चीन का फैक्टर जो है, चीन इनको सपोर्ट करता रहा। एक परिवार को इनफैक्ट चीन ने समृद्ध किया, न कि एक देश को। उससे परिणाम यह हुआ कि जनता बदहाल हो गई, वहां की इकोनॉमी बैठ गई। ऊपर से ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किए, जैसे अगर मैं कहूं कि इन्होंने टैक्स रिबेट दे दिया, जो शायद उस समय वाइज डिसीजन नहीं था। वैसे ही इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सो कॉल्ड इन्होंने ऑर्गेनिक नीति अपनाई, और बाद में इनके साथ एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो पूरे विश्व ने देखा है कि कोविड क्राइसिस ने, और कोविड के बाद इनफैक्ट यूक्रेन वार ने इन चीजों को और बढ़ाया, आग में घी देने का काम किया। और उसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि ये स्थिति श्रीलंका की आई। जो श्रीलंका कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, आज वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ईंधन के लिए, गैस के लिए, खाने के लिए फूड ग्रेन नहीं उनके पास है। बहुत भारत ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, बट मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में वहां की स्थिति सुधरेगी। जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी आगे ना आए, श्रीलंका के लिए बहुत आसान ये सफर नहीं है। बिल्कुल, यानी श्रीलंका के लिए जो हालात हैं ये बहुत मुश्किल है, और कब सुधरेंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अवाम लगातार जो सियासी लीडरान है उनको निशाना बना रही है। सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत में अगर कोई बड़ा बदलाव लाया जाए तो क्या लंका के हालात, जो माशी बहरान है, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, असल जो अवाम का कंसर्न होता है वो 2 वक्त की रोटी होती है, और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी दिनों से चल रहा था। पिछले 2-3 साल से लगातार वहाँ की जो इकोनॉमिक हालात थे वो ख़राब हो रहे थे, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने बजाय इसके कि उन हालात को ठीक करते और इकोनॉमी पे ध्यान देते, उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी कम हो गया, बहुत सारी मसले पैदा हो गए। उसका
इकोनॉमी का एक मेन बेस जो टूरिज्म है वो कम होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ की जो सियासत ऐसी हो रही थी जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के खिलाफ चीज़ें हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें ये लेके जो है इससे इकोनॉमी उनकी गिरती चली गई और बहुत बुरे हालात हो गए। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से अब ये सूरत हाल आ गई है कि एक तरह से अवामी तख्ता पलट हो गई है और पिछली गवर्नमेंट गई, रनिल विक्रमसिंघे को लेके आए लोग, ये भी उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं। अब ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें सारी पार्टी शामिल हों। अब वो किस हद तक कामयाब होगी, और अभी जैसा कि इशारा किया गया, जब तक के इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आके उनका हाथ नहीं बटाती है, ऐसी सूरत हाल नहीं हो जाती है कि लोगों को जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो खाने को मोहताज हो रहे हैं, ये हालात जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी और टिकेगी, और बल्कि एक तरह से ये जो पेंडेमोनियम है पॉलिटिकल और जो क्राइसिस है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो बिल्कुल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जो माशी बहरान जहां से बात शुरू हुई थी, अब सियासी बहरान भी श्रीलंका के सामने खड़ा हो चुका है। मैं मिताली जी आपके पास आना चाहूँगा। मिताली जी, श्रीलंका की क्योंकि इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसका जो सर्किल है वो और अब बढ़ता जा रहा है, कर्ज जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है श्रीलंका पर, और इसके अलावा पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो भी बढ़ गया है। तो अब ये हालात सुधरेंगे कैसे? किसी मुल्क का इस तरह से दिवालिया हो जाना, क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें सुधार हो सकता है, और अगर सुधार होगा तो ये किस तरह से होगा? नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक शॉकिंग आई वुड से इंसिडेंट है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मैं कहूंगी कि कोविड का सबसे बड़ा फेलियर आज विश्व के स्तर पर श्रीलंका का कोलैप्स है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात तो है ही कि वहां पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी और वहां पे करप्शन था, और वहां पे जो ये नी जर्क रिएक्शन किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का शिफ्ट, ये सारे पॉइंट्स हम काफी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तो एक्चुअल बात ये थी कि वहां पे लोग एक काम नहीं करते थे, वहां पे लोग 2 या 3 काम साथ में करते थे। और ये हम इंडिया में भी देखते हैं कि जो लोग टूरिज्म में एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो सेकंड इनकम थी टूरिज्म की, जिससे वो मेनली कुछ महीनों में अपनी अर्निंग्स बढ़ाते थे और उससे काम निकालते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गई कोविड के टाइम पे। और अब जब टूरिज्म वापस रीबाउंड कर रहा है, पूरी इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडिया की डोमेस्टिक टूरिज्म भी हम लोग आजकल देख रहे हैं, इतना उसमें रिबाउंड हो रहा है। रिवेंज टूरिज्म की बात हो रही है कि हाँ, पहले से बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं इधर उधर टूरिज्म के लिए। तो इस स्टोरी में श्रीलंका कहीं है ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका में अब बेसिक चीजें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि आप किसी टूरिस्ट को बुला भी सके। तो अब एक बात वो आ गई है कि अब इसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक ट्रैप हो चुका है, जहां पे इन्फ्लेशन 54% पे पहुंच चुका है, जो कि मतलब आप समझिए नंबर 54% इन्फ्लेशन। इंडिया में हम लोग यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब 6% या 7% पे हम पहुंचते हैं, बिल्कुल, और वहां पे हम 6 महीने से 54% इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो सिचुएशन में अब जब तक बेल आउट, IMF का बेल आउट नहीं होगा, और सारी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जिनसे श्रीलंका 1-on-1 बात कर रहा है, जैसे कि चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज से। इंडिया तो है ही, इंडिया तो श्रीलंका के साथ खड़ा ही है काफी महीनों से। ऑलमोस्ट $4 बिलियन का असिस्टेंस इंडिया दे चुके हैं ऑलरेडी, और आगे के समय में भी दे ही जाएंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज से भी अब श्रीलंका का वो वार्तालाप शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी मेरे हिसाब से यहाँ पर इस चीज की है कि लोगों का एक बांध जो टूट गया, जो हम देख रहे हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग
बाहर निकल रहे हैं अपने घर से और गुस्से में हैं, वो एक सोसाइटी का कंप्लीट कोलैप्स बहुत ही बिल्कुल। दर्दनाक जो है। जो पब्लिक नाराज है इसे कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कॉन्फिडेंस में कैसे लेगी? सरकार भी नहीं है और सरकार भी एक तरह से जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी अब एक तरह से शुरू हो गया है, तो अब चीजें बहुत पेचीदा होती जा रही हैं श्रीलंका को लेकर। इस पर मिताली जी हम और आगे बात करेंगे। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जब पड़ोसी के हालात इतने ज्यादा खराब हों तो क्या आपको लगता है कि अगर हमारा पड़ोसी इतने बुरे हालात में, और हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था और आप देखिए कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया है, तो अब जब हमारी बाउंड्री और उसकी बाउंड्री मिलती है तो ऐसे में हमारे ऊपर किस तरह के असरात होंगे? देखिए, ऐसे हालात के अंदर जो हमारे देश के ऊपर असर होगा, प्रभाव पड़ेगा, वो तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका जब पड़ोसी जो है वो आपके दुश्मन के हाथ में आ जाए। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ चाइना का। अब चाइना ने वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, हम्बनटोटा पोर्ट जो थी उसके ऊपर पैसा लगाया, और चाइना की एक पॉलिसी रही है कि दूसरे देशों को हड़पना, जिसे डेट एंड ट्रैप कह रहे हैं। और साथ में अगर हम चाइना का से नजरिया से देखें तो वो तो बिजनेस करने आते हैं, वो कोई चैरिटी नहीं करने आते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो ब्लेम करूंगा, ये इनकी जो गवर्नमेंट है राजापक्सा की, गोटाबाया, इनकी जो लीडरशिप है वो ही नालायक निकली। क्योंकि ये चीजों को देखना, जो इकोनॉमी की चीजें हैं, जो चीजें उनकी अंदरूनी हैं, जैसे कि प्राइस राइज हुआ, गैस को देखना कि लोगों को मिल रही है, उनके लिए सफिशिएंट अनाज है, उनके लिए पेट्रोल है, कुछ फंड्स भी हैं जो उनको उनका पेट भर पाए। अगर ऐसी चीजें ही नहीं है वहां पे, तो मैं समझता हूँ इसमें चाइना के भी कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है, जबकि आपके घर की जो लीडरशिप है वही नालायक निकली। दूसरी बात यह है कि हमें जो असर की बात आप कह रहे हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अब चाइना इसको अपने हाथ में लेता है आगे आने वाले समय में, जैसे आप और आपके सभी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि पेचीदा जो हालात होंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो वो फिर एक हमारे लिए एक नया फ्रंट और एक नया मोर्चा खुल जाएगा जिसको हमें देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर हमने देखा है कि चाइना की सबमरीन्स आके रिफ्यूज लेती हैं, रहती हैं वहां पे, फ्यूलिंग करते हैं, और जो भी राशन वगैरह उनके शिप है वो लेते हैं, पानी लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, उनकी सबमरीन्स आती हैं। तो ये उनका एक बड़ा बेस बन गया, और वो अपने पैर जो है फुटप्रिंट को और बढ़ाते हैं, और इसका असर जो है वो हमारे देश के ऊपर एक चैलेंज बन के खड़ा हो जाए जी। तो मेरा ये मानना है कि असर तो खराब होगा, इतना बढ़िया कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, मगर ये अभी बात ऐसे है कि जैसे कह रहे हैं एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक इनकी मदद करे, कोई पैसा दे। मेरा ये मानना है कि दूसरे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जहां अमेरिका है, वो भी एक चीज हमें समझनी चाहिए उनकी मेंटालिटी के ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। कोई भी आपको फ्रीली कोई नहीं देगा, हर एक का कोई ना कोई उसके अंदर छोटा मोटा कोई अपना जो है वो सेल्फिश उसका मोटिव रहेगा। नहीं, कोई ऐसे बिल्कुल नहीं। जीजे सिंह साहब, बहुत दो तीन पॉइंट आपने बहुत अच्छे उठाए हैं, मैं इसी पर आगे चर्चा करूंगा। प्रोफेसर अजिताभ जी, जो बात यहां पर कमांडर जीजे सिंह साहब कह रहे हैं कि अब दुनियावी एतबार से आप देखिए कि यूक्रेन के साथ कई ममालिक खड़े हो गए, कई कंट्रीज उनके साथ आ गए, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में अगर ये क्राइसिस हुआ है तो फिर अभी तक तो नहीं लग रहा है कि जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो मदद के लिए आगे बढ़ी हो। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, और दूसरा पॉइंट ये कि जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, फिर पाकिस्तान की, इनका किरदार किस तरह से आप देखते हैं इस तरह के हालात में?
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहले तो यूक्रेन से आपने कंपेयर किया, और ये दुर्भाग्य है कि वर्ल्ड कम्युनिटी, खास करके जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, उनको यूक्रेन तो दिखता है, बट श्रीलंका उनको नहीं दिख रहा है, अफगानिस्तान उनको नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एशियन कंट्रीज का। और एक समय ये प्रेडिक्शन हुआ था कि एशियन सेंचुरी होगी, हम आज कहां खड़े हो गए हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के देश हो, उनको यूक्रेन दिख रहा है। यूक्रेन में यूरोप के ही 2 कंट्री, चाहे रूस हो और यूरोप अदर कंट्रीज का वहां पे झगड़ा चल रहा है, उस पे उनका फोकस है। लेकिन श्रीलंका पे, अफगानिस्तान पे कुछ नहीं उनको दिख रहा। कोई सपोर्ट आज तक अगर आपने सुना है, इंडिया ने अपने, मैं तो कहूंगा औकात से ज्यादा हमने बहुत हद तक इंडिया ने मदद की है, और सेल्फलेस मदद की है, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी है जी, हमारा जीवन मरण उसके साथ है, तो हम तो हमेशा से उसके साथ रहे हैं। वो समय याद कीजिए जब ये राजपक्षे फैमिली ने इंडिया के अगेंस्ट में चाइना को जाके सपोर्ट किया, बहुत सारी हमारी परेशानियों के वो कारक बने रहे। उस समय इंडिया ने इनको सपोर्ट किया, सब कुछ ओवरलुक करते हुए। और आज भी इंडिया एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे भाई की तरह उनके साथ खड़ा है। कहां है ये विदेशी लोग? बिल्कुल। तो आपने दोनों जो पॉइंट किया कि यूक्रेन पे इनका ध्यान है, बट पीसफुल यहां पे जो चीजें अच्छे से हो सकती थी, आईएमएफ इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं, वो तो कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। आप जैसा अभी कमांडर साहब ने कहा कि सेल्फलेस कोई नहीं करेगा वहां पे। आईएमएफ तो इतनी सारी पाबंदियां लगाता है। आप पाकिस्तान का हालत देखिए। रही बात अदर नेबर्स की, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एक्सेट्रा, वो क्या करेंगे? चाइना ने क्या किया? विश्व के कई देशों में, खास करके नेबरिंग कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, चाइना ने जो तबाही मचाई है अपनी पॉलिसी की वजह से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो उनके प्रोजेक्ट सोकॉल्ड चले, जो सोकॉल्ड इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, ना उससे कोई रोजगार वैसी जनरेट हुई, ना कोई इन्वेस्टमेंट वैसा हुआ। और इस हाल पे श्रीलंका को लाया। अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और नेपाल को भी वो दिन देखने पड़े, वैसा ना करे ऊपर वाला। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर अखलाक खान साहब इसी चीज को और थोड़े से बड़े दायरे में समझना चाहूंगा कि अमेरिका को आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया जब लड़ते हैं तो यहां पर अपना एक मफाद देख रहा है, अपना एक फायदा देख रहा है, और यूक्रेन के साथ खड़ा होता है और बड़े बड़े ऐलान होता है कि माली मदद करेंगे, हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन श्रीलंका का जो सवाल मैंने उठाया है, जो सवाल कमांडर जीजे सिंह साहब ने उठाया है कि दुनिया वाकई में बहुत एक तरह से खुदगर्ज हो गई है। श्रीलंका में जिस तरह के हालात हैं, अगर ग्लोबल कम्युनिटी यहां पर उठ जाती, अमेरिका या जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, इस तरह की ताकतें उठ जाती, तो शायद ये जो क्राइसिस है इसको रोका जा सकता था। देखिए, यूक्रेन, आपने ये अच्छा सवाल उठाया है, और यूक्रेन तो उसको वो अपना एक तरह से समझते हैं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने सिर्फ अपने हथियार बेचे हैं, न सिर्फ यूक्रेन को, बल्कि उसका खौफ दिखा के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, खासतौर से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे ये किया है। तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो यहाँ भी जब आएंगे तो पहले अपना फायदा देखेंगे। यही काम उन्होंने अरब स्प्रिंग के नाम पे नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, लीबिया में और दूसरी जगहों पे किया। और आप देखिए कि लीबिया की क्या सूरत हाल हो गई। तो ये उसमें फिर अपने फायदे, अपने इकोनॉमिक फायदे देखेंगे, चाहे वो हथियार की शक्ल में हो या कंस्ट्रक्शन बिजनेस की शक्ल में हो। ये चीजें हैं। खुद यहाँ पे जिस तरह का चाइना का रोल रहा, और उसके जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो चीजें हुई, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन उसमें गया, और उससे भी इसकी इकोनॉमी खराब होने में वो हुई है। तो ये चीजें, और हिंदुस्तान का जिक्र आया था। हिंदुस्तान तो बीच के सालों में, जब ये महिंदा और इन लोगों की जो हुकूमत रही है, उसमें तो हिंदुस्तान एक तरह से साइडलाइन हो गया था। तो ये चीज भी एक सूरत हाल रही है। और जब तक बहुत ही एम्पैथेटिकली जो है कंट्रीज, खासतौर से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या दूसरे जो बड़े पावर्स हैं, वो अगर इसमें रोल अदा नहीं करती हैं, तो
बहुत ज्यादा क्राइसिस हो सकती है यहाँ पे। बिल्कुल, यानी हालात बद से बदतर एक तरह से हो ही गए और हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मैं मिताली जी आपके पास आऊंगा। मिताली जी, आपने कहा कि अब हालात इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा खराब है, देन हाउ टू रिस्टोर इकोनॉमी? ऐसे जब हालात हों तो फिर इसे रिस्टोर कैसे किया जा सकता है? अब श्रीलंका के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? आपके कुछ पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि आईएमएफ की कंडीशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं जी। लेकिन जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं, अपना जैसे बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो हमसे भी तो बैंक कितने सवाल करते हैं कि आप क्या बिजनेस करेंगे, आपका क्या रिटर्न आएगा। तो आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोई भी कंट्री अगर आपको लेंडिंग कर रहा है, अगर आपको पैसा लोन पे दे रहा है, तो वो यही चाहेगा कि आप सक्सीड करें, आपकी इकोनॉमी अच्छा करे, ताकि आप उसको कमाकर वापस उनको रिटर्न कर सकें और आप सारे लोग इससे ग्रो करेंगे, है ना। पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इससे ही ग्रो करेगी। हम एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में हैं। आज अगर हम देखें ग्लोबल इकोनॉमी को, तो ये लार्जली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा की पैसा है, वो ही ग्लोबल कैपिटल के रिटर्न्स को कंट्रोल कर रहा है। और इसीलिए आज हमारे पास ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इतनी लेंडिंग डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। दैट इज हाउ ये ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं चाहता कि आप सक्सीड करें, उससे उनको ही रिटर्न आएगा। अब इस सिचुएशन में जब श्रीलंका के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, उसको बाहर ही देखना पड़ेगा और कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जो श्रीलंका की फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ताकि वो सब मिलके श्रीलंका को एक पॉइंट पर ला सके जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भरता। और इसीलिए जब भी मुझसे पूछा जाता है, बहुत पैनल्स में मैं जाती हूँ जहाँ पे वो लोग कहते हैं क्या इंडिया का वही हाल हो जाएगा जो श्रीलंका का हो रहा है, मैं हमेशा यही कहती हूँ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक आत्मनिर्भरता का गोल है जो कि श्रीलंका ने नहीं सेट किया। और लेकिन वहां के लोग ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमी नई बने वो एक इक्वल इकोनॉमी हो, ऐसी इकोनॉमी ना हो जहां बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग हैं, पर ऐसी इकोनॉमी हो जो वेलफेयर स्टेट के बेसिस पे हो। और अभी ही अगर हम यूरोप की तरफ देखें, अगर हम बहुत सारी एशियन कंट्रीज को देखें, तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके अराउंड उन्होंने पूरी कंट्रीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लोगों को कैश सपोर्ट देना, लोगों को फ्यूल का सपोर्ट देना, लोगों को खाने का सपोर्ट देना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं श्रीलंका में इमीडिएटली करनी। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इनकी शुरुआत होगी कहां से, दोबारा से अब श्रीलंका पटरी पर लौटेगा कैसे, ये भी बहुत अहम हो जाता है। और इसमें कितना वक्त दरकार होगा, या सियासी जो हालात वहां पर अब हुए हैं ये कितनी जल्दी पटरी पर लौट कर आते हैं। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब, वही सवाल आपसे कि जब पड़ोसी के हालात इतने ज्यादा खराब हैं, डिफेंस के एतबार से कितना अलार्मिंग है और कितना चौकस हिंदुस्तान को रहना होगा। पिछले दिनों हमने देखा कि श्रीलंका से परेशान लोग तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं, तमिल जो जानते हैं वहां पर आ रहे हैं, तो ये डिफेंस के एतबार से कितना अलार्मिंग है? देखिए, जब लोग ऐसे बड़ी संख्या के अंदर माइग्रेट करते हैं, जैसे कि एक एक्सोडस हो जाता है क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ है नहीं देश के अंदर, तो उसके साथ जो एंटी सोशल या एंटी इंडिया एलिमेंट्स होते हैं, जहां दूसरे देशों की जो जासूसी एजेंसीज होती हैं, जैसे कि आईएसआई है, या चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी एक्टिव हो जाती हैं। वो भी इनकी आड़ के अंदर आकर देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू कर देते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा खतरा माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर हमें वो पता नहीं लगता कि कौन सही आदमी कौन गलत है, क्योंकि जिस संख्या के जिस नंबर के अंदर ये लोग आएंगे वो बहुत भारी होगा। सही। दूसरी बात आ जाती है उस देश को पटड़ी पे लाना, तो सबसे पहले तो वहां एक ईमानदार गवर्नमेंट आए जो लोन भी ले। मैं यहाँ से एक छोटी सी
बात साफ करना चाहता हूं जी। कि एक होती है चैरिटी, जिसके अंदर जिसको आप चैरिटी देते हैं उसका वापस करना नहीं होता, मगर जब लोन देते हैं तो जो लोन वापस लिया इसलिए लोन को बड़ा समझा जाता है, अच्छा माना जाता है चैरिटी से, क्योंकि जिसको आप लोन देते हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जो स्वाभिमान अभिमान होता है, उसका अपना, हिंदी में स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो मेंटेन रहता है। वो मांग के नहीं खा रहा है, वो काम के लिए पैसा ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चीज है जी। ये लोन का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर दोनों को स्केल में रखा जाए तो लोन देना ज्यादा अच्छा समझा जाता, पवित्र समझा जाता, वो ज्यादा मतलब कि अहमियत रखता है। मगर जो यूज करने वाला है वो भी आगे कुछ करके दिखाए ना, वो तो करने वाले अगर पैसे बिल्कुल वापस कैसे करेगा, वापसी इसका रिटर्न होगा कैसे, ये भी बिल्कुल, ये भी एक सवाल उठता है। और लंका के जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में तो कोई भी देने में एक तरह से सोचेगा। मैं बहुत मुख्तसर एक जवाब चाहूंगा प्रोफेसर अजिताभ साहब, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गया है, तो जो सियासी सूरत हाल है ये पटरी पर कैसे लौटेगी? क्या आपको लग रहा है कि जो अपोजिशन है अब उसकी सरकार होने जा रही है, राजापक्षे जो खानदान है उसका बिल्कुल अब एक तरह से खात्मा होगा सियासत से? देखिए, एक जो कहते हैं ना सर्वदलीय सरकार, सर्वमान्य सरकार, कंसेंसस की सरकार जी हो, जो ईमानदारी से काम करे, ये अब समय की मांग है। और दूसरी, जो चाहे आईएमएफ हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी पैसा तभी लगाएगा जी जब वो देखेगा कि वहां स्टेबिलिटी है, सरकार वहां काम कर रही है और रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न उनको मिल सकता है। रिटर्न कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, डिफेंस के मामले में हो। हर तरह से स्टेबिलिटी नजर आएगी तो दूसरे कंट्रीज आएंगे, सपोर्ट करेंगे। और इंडिया यहाँ पे, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिंदुस्तान हमेशा से आईएमएफ में हिंदुस्तान ने श्रीलंका के पक्ष में बहुत सारी बातें की, बहुत कोशिश की कि श्रीलंका की बात सुनी नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान तो इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ पूरे तौर से खड़ा है, लेकिन दुनिया श्रीलंका की तरफ कब देखेगी? जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो क्या बगैर किसी मफाद के, किसी फायदे के श्रीलंका के इन मुश्किल हालात में खड़े होंगे? ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रोफेसर अजिताभ जी, प्रोफेसर अखलाक आन साहब, कमांडर जी जय सिंह साहब और मिताली जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।